नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। जिस तरीके से विपक्ष पिछले 4-5 साल में बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मांग रखता रहा है कि केंद्र सरकार जो कुछ भी काम कर रही है, जो भी कानून बना रही है, जो भी निर्णय ले रही है, उन सब पर सुप्रीम कोर्ट एक निगरानी रखे, सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे और सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ले कि वो क्या कर सकती है, जो कि ना तो संवैधानिक रूप से उचित है, ना ही लोकतांत्रिक रूप से उचित है। अभी पिछले दिनों जब वक्फ बोर्ड का बिल संसद में आया था, अमेंडमेंट वाला बिल, तब भी बार बार कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी टाइप के जो वकील हैं, जो सांसद भी हैं, वो यही बातें कर रहे थे कि सरकार जो भी विधेयक पास करने की कोशिश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में वो विधेयक नहीं टिकेगा और हम इसको सुप्रीम कोर्ट से खारिज करा देंगे। ये कितनी शर्मनाक बात है कि संसद में बैठकर सांसद खुद संसद को छोटा करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। भारत के संविधान में कानून बनाने का जो विशेषाधिकार है वो संसद के पास है। उसके बावजूद तमाम विपक्षी पार्टियां, जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, या फिर कहें कि कांग्रेस 250 के आंकड़े को छूना भूल गई है 90 के दशक के बाद में, तब से कांग्रेस की तमाम कोशिशें यही है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सत्ता पर अपनी पकड़ को बनाए रखा जाए, और अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ भी जाए तो फिर उस पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय को, उस सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हैंडल करने की कोशिश की जाए, रोकने की कोशिश की जाए, प्रभावित करने की कोशिश की जाए। यही सब पिछले दिनों राफेल का मामला हो या सीएए का मामला हो या 370 का मामला हो, हर मामले में यही देखने को मिलता रहा है। अब नया घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, या कॉलेजियम को लेकर, या फिर यशवंत वर्मा के मामले को लेकर, अब जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने एक बयान दिया है, हालांकि उस बयान में उन्होंने सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर सवाल पूछे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जस्टिस BR गवई जो CJI है उन पर भी सवाल उठा दिया है और उनसे कहा है या पूछा है कि इतना सब हो गया, 55 दिन बीत गए, पहलगाम के आतंकवादी नहीं पकड़े गए, सरकार ने ये नहीं बताया कि वो जिंदा है या मुर्दा है, सरकार ने ये भी नहीं बताया कि पाकिस्तान को कितना नुकसान उन्होंने किया है, सरकार ये भी नहीं बता रही है कि 33 देशों में जो डेलीगेशन भेजे गए थे उनकी वजह से कितने देशों ने हमको समर्थन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों बैठा हुआ है? यानी तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रायन, या फिर कहे पूरी पार्टी ये पूछना चाह रही है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन क्यों नहीं दे रहा है। ये उसी तरीके से है जैसे कपिल सिब्बल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या हाई कोर्ट के किसी जज के खिलाफ संसद कैसे कोई जांच या महाभियोग ला सकती है। ये उसी तरीके से है जब कोई हाई कोर्ट का जज एक बात रखता है, एक भाषण देता है, तो उसको लेकर ये जो वकील है, ये जो विपक्षी है, वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाते हैं कि वो उस जज के खिलाफ कार्रवाई करे, वो उसको लेकर संसद में महाभियोग ले आते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर ऐसी ही बातें कोई विपक्षी या कांग्रेस कम्युनिस्ट विचारधारा वाला करता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको वैचारिक स्वतंत्रता कहकर छूट दे देता है। और ताजा मामला है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, कि बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बड़े वकील को जब जज बनाए जाने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट ने की थी तो केंद्र सरकार ने 25 महीने तक उसके नाम पर रोक लगा रखी थी, क्योंकि उसके जो विचार थे वो बहुत ही ज्यादा देश विरोधी या लोकतंत्र विरोधी कहे जा सकते हैं। तमाम NGO से उस वकील के संबंध रहे थे, लेकिन उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार केंद्र सरकार को जवाब ये दिया कि ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आता है। और बाद में उस जज ने एक लड़की द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत के कश्मीर को इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर बताना और तमाम उल्टी सीधी बातें कहने के बावजूद उस लड़की को इसलिए जमानत दे दी क्योंकि उस जज का मानना था कि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आता है।
अब उसी तरीके से जब दूसरा एक जज हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव बयान देते हैं, तो उस पर पूरा का पूरा ये इकोसिस्टम जो है विपक्ष का वो हावी हो जाता है। इन लोगों की कोशिश यही है कि मोदी सरकार या देश के जनता द्वारा चुनी हुई जो सरकार निर्णय ले, उन सभी निर्णयों को रोकने का काम हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करें। इसका मतलब है कि लोकतंत्र की बजाय ये देश अब दरबारशाही से चलेगा। दरबारशाही क्यों? क्योंकि कोर्ट का तंत्र दरबारशाही ही कहा जाएगा। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट जिसे कहा जाता है, हिंदी में सामान्य लोग उसका जो अनुवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय से करते हैं, जबकि वास्तविक उसका जो अनुवाद होना चाहिए वो होना चाहिए विधि का सर्वोच्च दरबार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फुल फॉर्म है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ लॉ है। तो उस हिसाब से ये जो दरबार है, यानी कोर्ट का मतलब होता है दरबार, अब ये विपक्षी पार्टियां चाहती है कि देश का जो तंत्र है, देश की जो सरकार है, देश का जो संसद है, वो इस दरबार के माध्यम से चलाया जाए, जिसमें बैठने वाले जज पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो जनता की जेब से जाने वाले पैसे से सैलरी लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से वो निरंकुश होते हैं। न तो उनकी नियुक्ति में जनता का कोई योगदान होता है, न जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का, न जनता के द्वारा चुने हुए सांसदों का। और उसी तरीके से ये जो जजेस होते हैं वो किसी के प्रति जवाबदेह भी नहीं होते हैं। अगर ये कोई अपराध भी कर दे, जैसा कि यशवंत वर्मा ने किया था, तब भी उनके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई जांच नहीं हो सकती, जब तक कि उस दरबार का जो सर्वोच्च अधिकारी है यानी कि सीजेआई इसकी परमिशन न दे दे। और ये सब संविधान के द्वारा लिखे हुए किसी अनुबंध के तहत नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजों द्वारा अपने फायदे के लिए जो पिछले 30-35 साल में रूलिंग्स दे दी गई या प्रेसिडेंस बना दी गई, जो निर्णय सुना दिए गए, उसके आधार पर हो रहा है। और उसको पोषण कर रही हैं भारत की विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस से निकली हुई अन्य परिवारवादी पार्टियां, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। क्योंकि ये लोग सत्ता से दूर तो हो गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इनका और इनकी विचारधारा का बोलबाला है। आज की डेट में अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुंडली खंगाली जाए तो ज्यादातर जो जज हैं वो कांग्रेस से या कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले परिवारों से ही आते हैं। और आप इसको दूसरे तरीके से अगर समझना चाहें तो पिछले 100 सालों में इस देश की राजनीति में सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग हावी रहा है तो वो वकील ही रहे हैं। हालांकि आजादी से पहले जो वकील थे वो राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्र के लिए समर्पित थे। आजादी के बाद जो ज्यादातर वकील हुए वो राष्ट्र के बजाय अपने परिवारों और अपनी पार्टियों के प्रति ही समर्पित रहे। तीस्ता सीतलवाड़ का नाम आपने सुना होगा। उसको कोर्ट से जो बार बार रियायतें मिलती हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण यही है कि तीस्ता सीतलवाड़ एक बहुत बड़े वकीलों के घराने से ताल्लुक रखती है। तीस्ता सीतलवाड़ के जो परदादा थे चिमन लाल सीतलवाड़, वो देश के आजादी से पहले बहुत बड़े वकील रहे थे। उनके बेटे मोहन लाल चिमन लाल सीतलवाड़ जो थे, जो के दादा थे तीस्ता सीतलवाड़ के, वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल रहे हैं और 13 साल तक अटॉर्नी जनरल, जो कि एक रिकॉर्ड है, रहे हैं देश के। यही वजह है कि कपिल सिब्बल हो, चंद्रचूड़ हो या दूसरे जजेस या दूसरे वकील हो, वो सीतलवाड़ के लिए कानून को अपने हिसाब से कैसे भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। उसको जमानत फोन पे मिल जाती है, उसके लिए एक एक दिन में 2-2 बेंच गठित हो जाती है, जिससे किसी भी तरीके से उसकी जमानत में अड़चन न आए। हालांकि इसकी शिकायत राष्ट्रपति के पास हुई है, पर उस पर क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जो निर्णय है वो करके चंद्रचूड़ और उसके साथी जज निकल गए। अब उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
ये जो घटना हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि इस देश में आज वकीलों का किस तरीके से दबदबा है, और वकीलों के साथ साथ चूंकि ये जजेस भी वकीलों के साथी ही होते हैं या वकीलों के बीच में से ही आते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो दरबार तंत्र चल रहा है, इसको और ज्यादा मजबूत और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिशों में विपक्षी पार्टियां लगी हुई हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि उन्हें अगर सरकार से जवाब लेना है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, तो ये काम वो संसद में करते या जनता के बीच में जाकर करते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो कानून की आड़ लेकर या कहें कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर सरकार को झुकाना चाहते हैं, चाहे इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठे, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़े, जैसा कभी सैलेवी के मामले में हुआ था, जब बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्हीं जज महोदय ने, जिनको हम जिक्र कर रहे थे कि 25 महीने सरकार ने उनकी फाइल को रोका, उन्होंने सैलेवी कंपनी का जो केस था वो कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया, न कि राष्ट्रीय जो नीति थी कि इस विदेशी कंपनी को एयरपोर्ट हैंडलिंग से बाहर किया जाए। तो ये जो एक इसको खुद अपने आप को लिबरल सोच का या फिर मानवाधिकार का बहुत बड़ा धुरंधर या पुरोधा होने का दावा करके ये सब चीजें की जाती है, वो किसी भी तरीके से राष्ट्र हित में तो नहीं ही कह सकते हैं। लेकिन जो देश की मालिक जनता है, उसको ना तो ये पता है कि ये सब चल क्या रहा है, और ना ही वो इसका विरोध कर पा रही है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डर लगता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉलेजियम पर सवाल करते हैं, जजों की नियुक्ति पर सवाल करते हैं, तो ये हम सबका अधिकार है और हम सबको जजों से जवाब लेने का भी अधिकार है, क्योंकि आखिरकार संविधान ने जो संप्रभुता है वो राष्ट्र की जनता में दी है, और जो पब्लिक सर्वेंट है वो जनता के प्रति जवाबदेह है ही, चाहे वो जवाब नहीं दे रहे वो अलग बात है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश को कम से कम इस मुद्दे पर तो बड़े जनमत संग्रह की जरूरत है, बड़े जागरूकता अभियान की जरूरत है, जिससे जनता को ये पता चल सके कि उनके जो केसेस पेंडिंग है उसका जिम्मेदार कौन है, वो केसेस क्यों पेंडिंग है, उनके केसों के निर्णय क्यों नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों केवल बड़े रसूखदार और राजनेताओं के ही केसेस सुनता है, उन्हीं को जमानत देता है, आम जनता के हित के लिए उसके पास समय नहीं है, वो वैकेशन पे लंबी लंबी वैकेशन पे चला जाता है। तमाम तरीके के जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनमें ज्यादातर कपिल सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील ये पहले ही एक तरीके से निर्णय ले लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। कोलकाता की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, तो जिस तरीके से आरजी कर मेडिकल केस में हुआ था, कपिल सिब्बल जिस तरीके से हंसता हुआ दिखा था, सुप्रीम कोर्ट में मजाक बनाता हुआ दिखा था, और वो मामला कितना लंबा चला था, जो अपराधी था उसको पकड़ने में कितनी देरी की गई थी। शाहजहां शेख का मामला हो, जिसने सैकड़ों महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनको उनकी इज्जत के तार का किया, उसके बावजूद न तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाया, ना ही तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया। तो कुछ ऐसे जब मामले आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया होता है वो वाकई सवालों के दायरे में होता है, और इसको लेकर जनता में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है, जिससे इस मामले पर जनमत संग्रह हो सके और जनता ये निर्णय करे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा और वो किसके प्रति जवाबदेह होंगे। ये जो अभी पिछले 30-35 साल में इन्होंने एक निरंकुश व्यवस्था बना ली है, उस व्यवस्था को अगर तोड़ना है, उस व्यवस्था को अगर सुधार करना है, तो उसके लिए जनता का जागना बहुत जरूरी है। हमारे तमाम मित्रों ने सवाल पूछे, हम उनके जवाब भी दे देते हैं। और कुछ लोगों ने ये पूछा कि आप आंदोलन करने की बात कर रहे थे। हाँ, हम आंदोलन करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं, और इसके लिए आप जैसे जब साथियों की एक संख्या हो जाएगी, क्योंकि देश में 600-700 जिले हैं, तो कम से कम 1000-2000 साथी अगर जब तक नहीं दिखेंगे तब तक कैसे हम मैदान में कूद सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम इसमें जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़े हुए हैं, और आप में से कुछ साथी इसको लेकर अगर 20 से 50 लोगों की मीटिंग अपने अरेंज कर सकते हैं, तो हम वहां आकर इस पर खुली चर्चा भी करेंगे और उसका वीडियो बनाकर फिर सोशल मीडिया पर भी काम आएगा, और उसमें आपके विचार भी होंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके भी हम जवाब देंगे। वकीलों को भी आप बुला सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों को बुला सकते हैं, जिससे जैसे जैसे चर्चा ये चलेगी
तभी, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है, ये बहुत आसान नहीं है। हमें जिससे लड़ना है वो इस समय भारत की सबसे ताकतवर संस्था या ताकतवर समूह है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कोई उतावलापन नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमारा निर्णय है, हम ये लड़ाई बिल्कुल लड़ेंगे और आप सभी का सहयोग हमें उसमें चाहिए होगा। जय हिंद, जय भारत।